जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी का एग्जाम दोस्तों बहुत ही नज़दीक आ चुका है, उसका एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। दोस्तों ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। सारे सवाल पिछले वर्षों पर आधारित पेपर के आधार पर ही आपके लिए तैयार किए गए हैं। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें और पूरी क्लास को देखें। आज ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो सीधा आपको नंबर दिलाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल है। दोस्तों हमारा पहला सवाल कहता है कि वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय अनुमानित घाटा कितना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। 8.5% है, 6.4% है, 8.2% है या 11.8% है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों बजट से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। वित्त वर्ष 2022-23 में राजकोषीय अनुमानित घाटा कितना है तो आपको नोट करके रखना है ये 6.4%। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अगर आपसे कहा जाए वित्त वर्ष 2022-23 में दोस्तों राजकोषीय घाटा इसमें बढ़ोतरी यानी कि हमारी जो बढ़ोतरी कितनी होगी वो दोस्तों 8.5% की बढ़ोतरी होने वाली है। ऐसा दोस्तों हमारे बजट के अंदर बोला गया था। दोस्तों 8.2 इसमें क्या है, इसमें सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी। सेवा क्षेत्र, ये दोस्तों सेवा क्षेत्र, इसमें दोस्तों कितनी वृद्धि होगी, 8.2% की वृद्धि होगी। इसी को दोस्तों तृतीयक क्षेत्र कहते हैं, इसको आप नोट कर लें। तृतीयक क्षेत्र, इसमें दोस्तों 8.2% की वृद्धि होने वाली है, ऐसा बजट के अंदर बोला गया है। दोस्तों ये है 11.8। यहाँ पर दोस्तों उद्योग क्षेत्र, उद्योग या व्यापार क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, इसको दोस्तों बोलते हैं द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र इसको बोला जाता है। इसमें दोस्तों 11.8% की वृद्धि होने वाली है। ये सारे के सारे आंकड़े आप रट डालिएगा। दोस्तों बजट के आंकड़े हैं, आपकी परीक्षा में 100% आपसे सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों बात करते हैं बजट को लेकर। इस बार दोस्तों डिजिटल बजट पेश किया गया था। अब आप कमेंट करके बताएं कि ये बजट किसके द्वारा पेश किया गया था। दोस्तों इसके अंदर 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क की बात कही गई है। मल्टी लॉजिस्टिक पार्क, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है। दोस्तों कितने मल्टी लॉजिस्टिक पार्क हैं, 4 मल्टी लॉजिस्टिक पार्क हैं। और दोस्तों 400 वंदे भारत ट्रेनों का उल्लेख किया गया है। कितनी वंदे भारत ट्रेन है, 400 वंदे भारत ट्रेनों का उल्लेख किया गया है बजट के अंदर है। इन सारे सवालों को आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि G20 संगठन की स्थापना कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1999, 1985, 1967, 1984। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों 2023 में आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, G20 से सवाल आपकी परीक्षा में 100% बनेगा। आइए दोस्तों G20 संगठन का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं, एक एक जानकारी आपको नोट कराते हैं। दोस्तों G20 संगठन, इसकी स्थापना कब हुई थी तो आपको नोट करके रखना है 1999 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। G20 का मुख्यालय कहां पर स्थित है तो आपको नोट करके रखना है G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों G20 इसकी 2022 की बैठक कहां हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। इसकी दोस्तों 2022 की बैठक कहां पर हुई थी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में दोस्तों G20 की बैठक हुई थी। इंडोनेशिया में दोस्तों कहां पर एक स्थान है, बाली, यहां पर दोस्तों इसकी बैठक हुई थी, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों 2023 इसकी बैठक दोस्तों कहां पर होगी, ये दोस्तों अपने भारत देश में होने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों G20 का शेरपा किसको नियुक्त किया गया है। शेरपा ये दोस्तों अमिताभ कांत को किया गया है। किसको, अमिताभ कांत, इसको नियुक्त किया गया है G20 का शेरपा। इसको भी आप नोट करके रखें। और दोस्तों ये अमिताभ कांत कौन थे तो आपको याद होगा, नीति आयोग के पूर्व CEO। ये आपको नोट करके रखना है। G20 2022 की बैठक कहां पर हुई है, इंडोनेशिया बाली में। 2023 की बैठक कहां पर होगी, अपने भारत में। और दोस्तों इसके शेरपा कौन होंगे, अमिताभ कांत। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों G20 के समन्वयक कौन है, समन्वयक G20 का समन्वयक किसको बनाया गया है, हर्षवर्धन श्रृंखला को बनाया गया है। किसको,
हर्षवर्धन श्रृंखला, इसको आप नोट करके रखें। ये सारे सवाल आप नोट करें, कोई सा भी सवाल है आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। दोस्तों यहाँ पर कुछ डेटें दे रखी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 1985 इसमें किसकी स्थापना हुई है? सार्क। आपको याद होगा सार्क संगठन की स्थापना कब हुई है? 1985 में। 1967 में दोस्तों किसकी स्थापना हुई है? आसियान, आसियान इसकी स्थापना हुई है, इसको भी आप नोट करके रखें। सार्क में कितने मेंबर हैं? तो आप सबको पता है सार्क में कुल 8 मेंबर हैं। इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? काठमांडू, नेपाल में। आसियान में दोस्तों कितने मेंबर हैं? कुल 10 मेंबर हैं और इसका मुख्यालय दोस्तों कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया, जकार्ता में। इसको भी आपको पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूं आपने यहां से सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का उप विजेता कौन है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा का सवाल। भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, कोलंबिया है, स्पेन है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका उप विजेता कौन है? तो आप सबको पता है इसका उप विजेता रहा था कोलंबिया। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों इसका विजेता कौन सा बना था? स्पेन। इसका विजेता दोस्तों कौन बना था? ये स्पेन बना था। किसको हराकर? कोलंबिया को हराकर। अगर आपसे कहा जाए फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, इसका दोस्तों आयोजन कहां पर हुआ था? ये अपने भारत में हुआ था। इसका आयोजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आयोजन, इसको भी आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूं आपने सारे प्रश्नों को यहां से अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? यह भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। शुभंकर, इसका शुभंकर था ईभा इसका शुभंकर था। यह भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि मैं भी सुभाष अभियान कहां से प्रारंभ हुआ है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मैं भी सुभाष अभियान, इसका शुभारंभ कहां से हुआ है? तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों लद्दाख से प्रारंभ हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर नोट कर लें। आइए दोस्तों लद्दाख के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मैं देता हूं। यहाँ का राजकीय पशु क्या नियुक्त किया गया है? तो आपको कहना हिम तेंदुआ। क्या दोस्तों? हिम तेंदुआ। दोस्तों हिम तेंदुआ यहाँ का राजकीय पशु घोषित किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। लद्दाख में दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फेस्टिवल मनाए जाते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। नंबर 1 लोसर। लोसर फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था? लद्दाख में। हैमिस फेस्टिवल दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? लद्दाख में। और दोस्तों एक है स्पुतिक गस्टर और फेस्टिवल, ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया था? ये भी लद्दाख में ही सेलिब्रेट किया जाता है। लोसर हो गया, हैमिस हो गया या स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल, ये सबके सब लद्दाख में सेलिब्रेट किए जाते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों यहाँ पर एक दे के रखा हुआ है हिमाचल प्रदेश। अगर आपसे कहा जाए ड्रोन नीति को तैयार करने वाला, किसको दोस्तों? ड्रोन नीति तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हिमाचल प्रदेश है। इसको भी आप नोट करके रखें। उत्तराखंड, दोस्तों उत्तराखंड में वर्तमान में दोस्तों इसकी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो आप कहेंगे 70 सीटें हैं। और इसके दोस्तों मुख्यमंत्री कौन बने? पुष्कर सिंह धामी। क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसीलिए आपकी परीक्षा में यह सवाल महत्वपूर्ण बन सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 1G बॉन्ड स्थापित करने वाला बैंक कौन सा है? लगाइएगा स्टार। आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाला सवाल है ये। 1G बॉन्ड स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? ग्रामीण बैंक, विश्व बैंक, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें 1G बॉन्ड स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, ये विश्व बैंक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों ये दोस्तों किसके लिए है? काले गैंडों के लिए। काले गैंडों के लिए है। इसको भी आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 1G बॉन्ड स्थापित करने वाला पहला बैंक कौन सा? विश्व बैंक। अब दोस्तों विश्व बैंक की बात आई है तो आपको याद में रखना है विश्व बैंक और दोस्तों वर्ल्ड बैंक और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को दोस्तों जुड़वा बहनें कहा जाता है। और इनकी स्थापना दोस्तों किस सम्मेलन की सिफारिश पर होती? ब्रेटन वुड सम्मेलन। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ब्रेटन वुड सम्मेलन इसकी सिफारिश पर हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय कहां पर स्थित है? वाशिंगटन DC।
वाशिंगटन डीसी इसका मुख्यालय स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। जितने महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं सारे सवाल मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिए हैं। इन सारे सवालों को नोट करते चलें। दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और दोस्तों इन सारी क्लासेस की PDF अगर आपको चाहिए है तो हमारा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिए, सीधा आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। आपको इन सारी क्लासेस की PDF वहां पर प्रोवाइड की जाती है डेली की डेली। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है? बुरहानपुर, मोडेरा, पुलमपारा या मंडला? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। देश का पहला सौर ऊर्जा संचालित ग्राम कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों मोडेरा ग्राम है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों ये मोडेरा कहां पर है? गुजरात में स्थित है। कहां पर? गुजरात में। ये दोस्तों गुजरात में स्थित है, इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं। पोस्टमार्टम बुरहानपुर, ये दोस्तों कहां पर स्थित है? ये मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप नोट करके रखें। अगर आपसे कहा जाए देश का पहला हर घर जल वाला परमाणु जिला दोस्तों कौन सा है, तो आप कहेंगे बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। पुलमपारा दोस्तों इसमें दोस्तों क्या स्थित है, जल्दी से कमेंट कर बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर। मंडला दोस्तों कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कार्यात्मक रूप से साक्षर, कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला कौन सा? मंडला, मध्य प्रदेश। यह भी दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। जल्दी से दोस्तों पुलमपारा, इसमें दोस्तों क्या महत्वपूर्ण स्थापित है, इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि दुनिया का पहला CNG टर्मिनल कहां पर स्थापित होगा? जामनगर, भावनगर, गांधीनगर, साबरमती? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों दुनिया का पहला है और भारत का, दोस्तों दुनिया का पहला है तो भारत का पहला होगा ही होगा। दुनिया का पहला CNG टर्मिनल ये दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है भावनगर। और ये भावनगर कहां पर है? आप सब जानते हैं कि ये गुजरात में स्थित है। आइए दोस्तों कुछ और चीजें हम आपको बताते हैं। जामनगर, यहां पर दोस्तों क्या स्थित है? WHO मेडिसिन ट्रेडिशनल सेंटर। दोस्तों WHO मेडिसिन ट्रेडिशनल सेंटर ये दोस्तों कहां पर इसकी स्थापना हुई है? जामनगर, गुजरात में। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों यहां पर आप बताइएगा IIT गांधीनगर, IIT गांधीनगर। यहां पर दोस्तों एक सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया था, परम अनंत। इसको भी आप नोट कर लें। परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहां पर विकसित किया गया है? IIT गांधीनगर में। इसको भी आप नोट करके रखें, यह भी सवाल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहां पर किया गया है? इंदौर, संभाजी नगर, अयोध्या, बुरहानपुर? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करें। दोस्तों लता मंगेशकर चौक, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों अयोध्या में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों राम की जन्मभूमि अयोध्या आप सब अच्छी तरह से परिचित होंगे। और लता मंगेशकर, इनके बारे में दोस्तों 4 चीजें आपको मैं नोट कराऊंगा, इन सब चीजों को आप नोट करेंगे। दोस्तों लता मंगेशकर, इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया? नंबर 1 सवाल, भारत रत्न, लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब दिया गया? तो दोस्तों 2001 में इनको भारत रत्न दिया गया। दोस्तों इनको पद्म विभूषण सम्मान भी सम्मानित किया गया था। कब? 1999 में। कब? 1999 में इनको पद्म विभूषण सम्मान द्वारा भी सम्मानित किया गया है। दोस्तों इनको स्वर कोकिला के नाम से जानते हैं, आप सबको पता होगा। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि लता मंगेशकर जी को किस देश के सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया? फ्रांस के। इनको दोस्तों फ्रांस के सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है। कौन सा दोस्तों? लीजन द ऑनर अवार्ड। कौन सा दोस्तों? लीजन द ऑनर अवार्ड।
ये दोस्तों फ्रांस का सम्मान है। और दोस्तों हाल ही में ये किस नेता को दिया गया है? शशि थरूर को दिया गया है। इसको भी आप नोट कर लें, इन सारे सवालों को आप नोट करें। लता मंगेशकर चौक का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? अयोध्या में किया गया है। इनको भारत रत्न कब दिया गया था? 2001 में। और दोस्तों 1999 में पद्म विभूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। और इनको किस देश के सम्मान द्वारा सम्मानित किया गया है? फ्रांस के। कौन सा सम्मान है? लीजन द ऑनर अवार्ड। अब दोस्तों बात करते हैं पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ये दोस्तों किसको दिया गया था? ये हमारे पीएम मोदी जी को दिया गया था। ये भी आप ध्यान में रखें, आपसे पूछ सकता है। दोस्तों इंदौर, अगर आपसे इंदौर के बारे में पूछा जाए तो आप कहेंगे वो पहली वाटर प्लस सिटी, पहली वाटर प्लस सिटी दोस्तों कौन सी है? इंदौर। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए 1 लाख से अधिक आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा? इंदौर। अब आप कमेंट करके बताएं कि 1 लाख से कम आबादी वाला सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों संभाजी नगर आपने सुना होगा, किसका नया नाम हो चुका? औरंगाबाद। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ स्थापित हुआ है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यह सवाल दोस्तों मैं पहले भी 1-2 बार ले चुका हूं। इसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क कहाँ पर स्थापित हुआ है? ये हरियाणा में हुआ है। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट करके रखेंगे। दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहां पर दोस्तों एशिया का पहला यानी भारत का फर्स्ट नाइट सफारी दोस्तों भारत की पहली नाइट सफारी की शुरुआत दोस्तों कहां पर हुई है? यहां उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है। कहां पर? लखनऊ। और दोस्तों किसके मॉडल पर आधारित है? तो आप कहेंगे सिंगापुर के मॉडल पर आधारित है। ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके ऊपर आप स्टार लगाकर रखें। अगर आपसे कहा जाए पंचामृत योजना, इसका संबंध किससे है? इसका संबंध भी दोस्तों उत्तर प्रदेश से है, जो कि गन्ने की खेती से संबंधित है। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में जो चीते लाए गए थे वो कहां से लाए गए थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि इंडियन डीक्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 किसने जारी की? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑक्सफैम इंडिया या रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 चीज़ें हैं जो आपको मैं बताने वाला हूँ। इंडिया डीक्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 ये किसके द्वारा जारी की गई है? तो आपको नोट करके रखना है, ये ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा की गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इंडिया डीक्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 किसके द्वारा जारी की गई है? ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि दोस्तों UNDP, इसका नाम आपने बहुत बार सुना होगा। इसके द्वारा एक दोस्तों सूचकांक जारी किया था, मानव विकास सूचकांक। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मानव विकास सूचकांक, ये किसके द्वारा जारी किया था? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि UNDP के द्वारा। और इसमें भारत का स्थान कौन सा? 132वां स्थान है भारत का। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों यहां पर एक देखे रखा हुआ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए प्रेस फ्रीडम सूचकांक यानी कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये दोस्तों किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो आप कहेंगे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया था। इसमें भारत देश का स्थान कौन सा है? 150वां स्थान है। आप सबको रटा हुआ होगा। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को यहां पर नोट किया होगा। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं, विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? इसका जवाब आपको कमेंट कर छाप कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से वियतनाम की राजधानी कौन सी है? काहिरा, हनोई, ओस्लो या नोम पेह? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों वियतनाम, इसकी राजधानी कौन सी है? जल्दी से इसका जवाब बताएंगे आप।
मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपकी परीक्षा में ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें, वियतनाम इसकी राजधानी कौन सी है, तो आप कहेंगे हनोई। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। काहिरा ये किसकी राजधानी है, इजिप्ट मिस्र की राजधानी है, किसकी, मिस्र की। जहां पर दोस्तों कोप 27 का आयोजन हुआ था, कहां पर, मिस्र में, इसी को दोस्तों इजिप्ट कहते हैं। ओस्लो ये दोस्तों नॉर्वे की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, ओस्लो। दोस्तों नोम पे ये दोस्तों कंबोडिया की राजधानी है। कंबोडिया की राजधानी कौन सी है, नोम पे। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए ओमान, ओमान इसकी राजधानी दोस्तों कौन सी है, मस्कट। मस्कट दोस्तों ओमान की राजधानी है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए लक्षद्वीप, लक्षद्वीप इसकी राजधानी दोस्तों कौन सी, कवरत्ती, कवरत्ती। अगर आपसे दोस्तों कह दिया जाए अंडमान निकोबार, इसकी दोस्तों राजधानी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है। इसको भी आप नोट कर लें। ये दोस्तों मैंने आपको इसलिए नोट कराए हैं क्योंकि परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुए सवाल हैं ये सब। काहिरा इसकी राजधानी कौन सी है, मिस्र। और दोस्तों वियतनाम की राजधानी कौन सी है, हनोई, मैंने आपको बता दिया है। ओस्लो की राजधानी नॉर्वे। नोम पे दोस्तों किसकी राजधानी, कंबोडिया की। ओमान की मस्कट। लक्षद्वीप की दोस्तों कवरत्ती। अंडमान निकोबार की पोर्ट ब्लेयर। इन सबको नोट करके रखें, कई बार परीक्षाओं में यहाँ से सवाल बनते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। ऐसे ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। सच में दोस्तों 40 नंबर वाली क्लास होगी आपकी एसएससी जीडी को लेकर। इस बार दोस्तों 2023 में आपके माँ बाप के सपने को पूरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ज्वाइंट सिटिंग। सबसे पहले आप कमेंट में छाप कर बताएं कि ज्वाइंट सिटिंग का अनुच्छेद कौन सा है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी अध्यक्षता कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, राज्यसभा अध्यक्ष करता है कि उपराष्ट्रपति करता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों संयुक्त बैठक इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो आप सबको पता है इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों इसको आहूत कौन करता है, इसको बुलाता कौन है, आहूत। यानी दोस्तों जो संयुक्त बैठक होता है इसको बुलाता कौन है, ये राष्ट्रपति बुलाएगा, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, ये लोकसभा अध्यक्ष करता है। इसको आप नोट करके रखें। और ज्वाइंट सिटी का उल्लेख किसके अंदर है, अनुच्छेद 108 के अंदर है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। उम्मीद करता हूं आपने सारे सवालों को यहां से नोट कर लिया होगा। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न कहता है कि नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा, 13वें संविधान संशोधन के द्वारा, 56वें संविधान संशोधन के द्वारा या 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यहाँ पर दोस्तों मैंने इसकी डेटों को भी मेंशन किया है, इसको भी आप नोट कर सकते हैं। दोस्तों नागालैंड को अलग से राज्य कब बनाया गया था, तो आपको नोट करके रखना है, ये 13वां संविधान संशोधन 1962। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नागालैंड को अलग से राज्य का दर्जा कब दिया गया था, 13वें संविधान संशोधन 1962 के द्वारा। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं। 36वां संविधान संशोधन 1975, इसमें दोस्तों क्या हुआ था, तो आपको नोट करना है, कर्नाटक इसको दोस्तों अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। किसको दोस्तों, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। अब दोस्तों बात करते हैं 56वां संविधान संशोधन, इसको दोस्तों गोवा दोस्तों 56वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा गोवा को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। और 1961 में दोस्तों 1961 में हमने पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराया था ऑपरेशन विजय के तहत। इसको आप नोट करके रखें। और दोस्तों 36वां संविधान संशोधन, इसके द्वारा दोस्तों 1975 में कर्नाटक को अलग से राज्य का दर्जा दिया गया था। यह भी आपको पता होना चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन किसकी पुस्तक है? गीतांजलि श्री, विनोद राय, हरीश मेहता या आलोक चक्रवाल? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनसे संबंधित दोस्तों उनके लेखक, यहां से सवाल बनने की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रबल संभावना रहेगी। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन ये किसकी पुस्तक है? तो आपको नोट करके रखना है, ये विनोद राय की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस का करते हैं पोस्टमार्टम। दोस्तों गीतांजलि श्री, इनकी दोस्तों एक पुस्तक है रेत समाधि, इनका उपन्यास है एक रेत समाधि। दोस्तों रेत समाधि किसका उपन्यास है? गीतांजलि श्री का है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 के द्वारा किसको सम्मानित किया गया है? ये दोस्तों गीतांजलि श्री को किया गया है। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों एक सवाल यहां से बनने की संभावना रहेगी कि ये रेत समाधि, इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? टॉम ऑफ सैंड, टॉम ऑफ सैंड। इसका दोस्तों इंग्लिश ट्रांसलेशन किसने किया है? डेजी रॉकवेल। डेजी रॉकवेल, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों हरीश मेहता, इनकी एक पुस्तक है द मैवरिक इफेक्ट, द मैवरिक इफेक्ट, द मैवरिक इफेक्ट। इनकी दोस्तों पुस्तक कौन सी है? द मैवरिक इफेक्ट। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों आलोक चक्रवाल, इनकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, यह भी आपको पता होना चाहिए। बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये इनकी पुस्तक है। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, बैरम खां और हेमू के मध्य हुआ था, या मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था, या राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। यह सवाल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षाओं में हूबहू रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों खानवा का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है, ये राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस को लेकर बातें करते हैं, सारी डेटें आपको नोट कराते हैं। दोस्तों बाबर और इब्राहिम लोदी, इनके बीच में दोस्तों कौन सा युद्ध हुआ था? तो आप कहेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। किसका दोस्तों? पानीपत का, पानीपत। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1526। आपको डेटें रटी हुई होंगी। दोस्तों बैरम का और हेमू, इनके बीच में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कौन सा? द्वितीय। और दोस्तों ये कब हुआ था? 1556 को हुआ था। और दोस्तों पानीपत का तृतीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध दोस्तों कब हुआ था? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था, 1761 में हुआ था। आप सबको सारी डेटें रटी हुई होंगी। दोस्तों खानवा के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। और ये कब हुआ था? 1527 को हुआ था। आप इसको भी नोट कर लें। दोस्तों इन चारों डेटों को आप ध्यान में रखेंगे और किसके किसके बीच में हुआ था यह भी आपको नोट करना है। दोस्तों सवाल कैसा भी आपसे पूछा जा सकता है। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? राणा सांगा और बाबर के बीच में। कब हुआ था? 1527 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1526 में। बैरम खां और हेमू के बीच में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1556 में। और दोस्तों मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 में। ये डेट बार बार पूछी जाती है। और दोस्तों बात करते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल को लेकर। दोस्तों एक सवाल का जवाब आप दीजिएगा कि तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी, कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, कावेरी नदी। दोस्तों अब ये सब सवाल आपको रट गए होंगे, मैंने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में इन सब सवालों को डिस्कस किया है। दोस्तों एक सवाल को बार बार पढ़ने से, उसका रिवीजन करने से वो दोस्तों आपको श्योर हो जाता है, आप कभी उसको गलत नहीं करेंगे। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आप सबको पता है ये कृष्णा नदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों महानदी पर कौन सा बांध स्थित है? हीराकुड बांध। कौन सा दोस्तों? हीराकुड बांध। ये दोस्तों महानदी पर स्थित है, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों कावेरी नदी शिव समुद्रम जलप्रपात, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, शिव समुद्रम जल
प्रपात ये किस नदी पर स्थित है? ये कावेरी नदी पर स्थित है और कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। दोस्तों नर्मदा नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है नर्मदा नदी। और इसके ऊपर दोस्तों क्या क्या स्थित है ये मैंने दोस्तों आपको कल नोट कराया था। अगर आपने वीडियो ना देखा हो, सारे वीडियोस को आप लाइन से देखते चलिए। 106 सवाल तक हम पहुंच चुके हैं अभी के अभी। दोस्तों ऐसे ही मैं दोस्तों लाइन से लाइन आपको लगभग 500 से 1000 क्वेश्चन एसएससी जीडी की परीक्षा से पहले करा दूंगा। उन सवालों में से दोस्तों आपकी परीक्षा में से एक सवाल बाहर नहीं जाएगा, इसकी पूरी गारंटी ली जाती है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि सूरज कुंड मेला कहाँ आयोजित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी परीक्षा में आने वाला सवाल। मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना या हरियाणा? क्या होगा सही जवाब? जल्दी से बताएं। चारों राज्य ऐसे राज्य हैं जहां से दोस्तों फेस्टिवल्स के पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। दोस्तों सूरज कुंड मेला इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है हरियाणा। हरियाणा में भी दोस्तों कहाँ पर? फरीदाबाद। फरीदाबाद दोस्तों हरियाणा में एक जगह है फरीदाबाद है, यहाँ पर दोस्तों सूरज कुंड मेले का आयोजन किया गया था। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों इसमें 2 से 3 चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। इसका दोस्तों थीम राज्य कौन सा था? थीम राज्य था दोस्तों जम्मू कश्मीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जम्मू कश्मीर। और दोस्तों इसकी फोकस कंट्री, बहुत महत्वपूर्ण सवाल। इसकी दोस्तों फोकस कंट्री कौन सी थी? उज्बेकिस्तान। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों सूरज कुंड मेले को लेकर। सूरज कुंड मेला आयोजित कहां पर हुआ था? फरीदाबाद, हरियाणा। थीम कंट्री दोस्तों कौन सा था? जम्मू कश्मीर। इसकी फोकस कंट्री कौन सी थी? उज्बेकिस्तान। इन चारों सवालों को आप नोट करके रखें। दोस्तों त्रिपुरा में दोस्तों एक फेस्टिवल खारची उत्सव मनाया था। क्या? खारची। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया। खारची उत्सव कहाँ का? त्रिपुरा का। तेलंगाना दोस्तों यहाँ पर बोनालू त्योहार। क्या दोस्तों? बोनालू त्योहार और बथुकम्मा ये दोस्तों कहाँ पर? तेलंगाना में मनाए जाते हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों मिजोरम चाप चार कूट महोत्सव। अगर आपसे कहा जाए चाप चार कूट महोत्सव, ये दोस्तों कहाँ पर? मिजोरम में। एक होता चिरऊ, ये दोस्तों कहाँ पर मनाया था? ये भी मिजोरम में मनाया था। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सारे फेस्टिवल आप एक पन्ने पर नोट करके रखें, जितने मैंने नोट कराए हैं। इनसे दोस्तों बाहर परीक्षा में पेपर नहीं जाएगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? एसएससी सीजीएल 2022 दिसंबर में दोस्तों परीक्षा में पूछा गया सवाल है। स्वास्थ्य के लिए योग, मानवता के लिए योग, जीवन शक्ति के लिए योग या निरोगी काया के लिए योग? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस दोस्तों 2022 इसकी थीम क्या थी? तो आपको नोट कर लेना है मानवता के लिए योग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। ये भी लिखकर आप आ सकता है आपके ऑप्शंस में, योगा फॉर ह्यूमैनिटी। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो आप सबको पता होगा 21 जून। कब होता है? 21 जून को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। सबसे बड़ा सवाल, ये दोस्तों कब से मनाया जाने लगा? 2015 से दोस्तों इसको सेलिब्रेट किया जाने लगा। और इस बार कौन से क्रम का था? ये दोस्तों 8वें क्रम का था। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। उससे पहले आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और विश्व हिंदी दिवस ये दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका भी जवाब आपको कमेंट कर ही बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 का आयोजन कहां होगा? दोस्तों आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, कॉमनवेल्थ गेम से आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपेगा। पेरिस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम 2022 इसका दोस्तों आयोजन कहां हुआ है? तो आप सब जानते हैं कि बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। 2026 दोस्तों कहां पर होगा? ये ऑस्ट्रेलिया में होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों 2022 में दोस्तों कहां हुआ था? ये दोस्तों इंग्लैंड में हुआ था। ये इंग्लैंड में हुआ था। भारत कौन से क्रम पे था? चौथे क्रम पे दोस्तों भारत था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर बताएंगे आप, जिसमें से दोस्तों भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते थे। आप सबको पता होगा। अब दोस्तों कमेंट करके बताएं भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। इसका शुभंकर क्या था? पैरी
द बुल इस बार का शुभंकर था कॉमनवेल्थ गेम का। अब दोस्तों बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम। इसकी शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1930 में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? कॉमनवेल्थ गेम की। पहली बार दोस्तों कहाँ से हुई थी शुरुआत? हैमिल्टन कनाडा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों आपको बता दें कॉमनवेल्थ गेम, इसमें दोस्तों जो शुभारंभ था उसमें ध्वजवाहक कौन थी? मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु, इन दोनों के नाम नोट करके रखें। और समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे? निखत जरीन और शरद कमल। इसको भी आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को अच्छे से सुना होगा, अच्छे से नोट किया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें जो भी एसएससी जीडी या कोई सा भी एक दिवसीय एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, उन सभी के लिए ये क्लास ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। करो या मरो का नारा कब दिया गया? असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, कानपुर अधिवेशन में या लाहौर अधिवेशन में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। हिस्ट्री का एकदम लल्लन टॉप सवाल है। मैं आपको यहां पर 3 से 4 जानकारियां दूंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगी। करो या मरो इसका नारा कब दिया गया था? तो आप सब जानते हैं ये दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 9 अगस्त। पूरी डेट आपको याद होनी चाहिए। 9 अगस्त 1942 को दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। और इस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? लिन लिथ गो। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में नोट करें। लिन लिथ गो। ये दोस्तों वर्तमान उस समय दोस्तों वहां पर वायसराय थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों कानपुर अधिवेशन ये दोस्तों कब हुआ था? 1925 में हुआ था कानपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। और दोस्तों इस समय दोस्तों वायसराय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस समय दोस्तों वायसराय थे। इसको भी आप नोट करके रखें। लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसी में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू ने की थी। और लाहौर अधिवेशन की दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। आप सबको पता होगा। आपका सही जवाब क्या होगा? भारत छोड़ो आंदोलन। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। दोस्तों हमारा अगला सवाल है मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसके ऊपर आप स्टार लगाइएगा। रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला पहला बैंक कौन सा है? दोस्तों ऐसा कौन सा बैंक है जो रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पा चुका है? एचडीएफसी बैंक, देना बैंक, विजया बैंक, यूको बैंक? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। रुपया व्यापार के लिए मंजूरी पाने वाला भारत का पहला बैंक दोस्तों कौन सा बन चुका है? यूको बैंक। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाएंगे आप दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों बैंकों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। इसको आप नोट करके रखें। रुपया व्यापार के संग पहला बैंक कौन सा है दोस्तों? यूको बैंक जो मंजूरी पा चुका है। दोस्तों देना बैंक और विजया बैंक इन दोनों का विलय दोस्तों किसमें हुआ है? बीओबी। किसमें दोस्तों? बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा में। अगर आपसे कहा जाए बैंक ऑफ बड़ौदा में किसका किसका विलय हुआ है? देना बैंक और विजया बैंक का। दोस्तों अब आप बताएंगे पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक। इनमें दोस्तों कौन कौन सी बैंकों का विलय हुआ है? तो दोस्तों आपको नोट करके रखना है ओरिएंटल बैंक, ओरिएंटल बैंक। और दोस्तों एक बैंक कौन सी है? जल्दी से बताएं आप। दूसरी बैंक का नाम क्या है? जल्दी से बताएंगे। अभी मुझे उसको याद नहीं आ रहा है। जल्दी से उसका जवाब आपको बताना है। एक तो दोस्तों ओरिएंटल बैंक थी और एक दोस्तों कौन सी बैंक थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। जो पीएनबी में दोस्तों जिसका विलय हुआ था दोस्तों एचडीएफसी बैंक। आपको पता होगा पहला इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड गारंटी जारी करने वाला बैंक दोस्तों कौन सा बन चुका है? एचडीएफसी बैंक। इसको भी आप नोट करके रखें। देना बैंक, विजया बैंक दोस्तों बीओबी बैंक में दोस्तों विलय किसमें हुआ है? देना बैंक और विजया बैंक का विलय हुआ है बीओबी में। इसको भी आपको नोट करके रखना है। दोस्तों पीएनबी बैंक का विलय किसमें, मतलब कौन कौन सी बैंकों का विलय पीएनबी में हुआ है? एक तो ओरिएंटल बैंक हो गई और एक दोस्तों कौन सी बैंक है? जल्दी से यूरोपियन बैंक। इसको नोट कीजिएगा। कौन सी दोस्तों? यूरोपियन बैंक। इसको आप एक बार रीचेक कर लेंगे खुद से। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? मनीषा रामदास को, मनीषा कल्याण को, एलिना रिवाकीना को, एशले वाटी को? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये सवाल भी मैं आपको 2 से 4 बार रिपीट करा चुका हूं। महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर
2022 ये दोस्तों किसको चुना गया है तो आपको नोट करके रखना है, ये मनीषा रामदास को चुना गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस सवाल को रखेंगे आप। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर है। बैडमिंटन, महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? मनीषा रामदास को। अगर आपसे कहा जाता है महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, दोस्तों क्या फुटबॉलर, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ये दोस्तों किसको चुना गया 2022 में? ये दोस्तों चुना गया मनीषा कल्याण को। इनको भी आप नोट करेंगे। दोस्तों फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन बनाए गए? कल्याण चौबे, कल्याण चौबे, इनको दोस्तों फुटबॉल महासंघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अब आप दोस्तों सबसे बड़ी दुविधा ये होती है हम इसको याद कैसे करें। महिला बैडमिंटन ऑफ द ईयर मनीषा रामदास को, महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर और मनीषा कल्याण को। दोस्तों मनीषा दोनों जगह आ रहा है, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है आपको। अगर ऑप्शन में दोनों नाम दे दिए तो आपको ध्यान में रखना है फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन है? कल्याण चौबे। ये दोस्तों कल्याण किस में आ रहा है? फुटबॉल वाले में आ रहा है। तो दोस्तों मनीषा कल्याण कौन होंगे? महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। एशले बार्टी कहाँ की रहने वाली हैं? ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता था महिला वर्ग में, आप सबको नोट होगा। एलिना रिवाकीना, ये दोस्तों कहाँ की हैं? कजाकिस्तान की हैं। इन्होंने क्या जीता है? विंबलडन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022। ये दोस्तों तीसरे क्रम का टेनिस टूर्नामेंट होता है, आपको पता होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? नीति आयोग, खादी ग्राम उद्योग आयोग, नाबार्ड, प्रसार भारती। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। ये सवाल भी कई बार मैं आपको नोट करा चुका हूं। नॉलेज पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो आप सबको पता है ये दोस्तों खादी ग्राम उद्योग आयोग यानी कि KVIC इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों इसका अधिनियम कब का है? 1956 का अधिनियम है। किसका? खादी ग्राम उद्योग आयोग का। अब दोस्तों वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है खादी ग्राम उद्योग आयोग के? इसका जवाब कमेंट में छाप कर बताइएगा आप। नीति आयोग मैंने आपको दोस्तों कई बार नोट कराया है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई है, आप सबको पता होगा। और इसने दोस्तों ई अमृत पोर्टल, क्या दोस्तों ई अमृत पोर्टल किसने लॉन्च किया? नीति आयोग ने। नाबार्ड के द्वारा दोस्तों जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, आप सबको पता है। प्रसार भारती की हेड कौन है? गौरव द्विवेदी। इसको आप नोट कर लें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये सारे सवाल मैं आपको डेली ही दोस्तों रिवीजन कराता रहता हूं, जिससे दोस्तों आपको ये सारे के सारे सवाल रट जाएं, यानी कि याद हो जाए, आपकी खोपड़ी में सेट हो जाएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है? तो आप सबको पता है ये दोस्तों 2023 को किया गया है। आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों दलहन वर्ष ये दोस्तों कब तक? ये दोस्तों 2016 को है। दोस्तों हर घर जल का लक्ष्य कब तक का है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। हर घर जल दोस्तों इसका लक्ष्य 2024 का है, इसको भी आप नोट करके रखें। टीबी मुक्त का दोस्तों लक्ष्य कब तक का है? तो आप कहेंगे 2025 तक का है, इसको भी आप नोट कर लें। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आप कमेंट करके बताएं कि टीबी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अपने अगले और अति महत्वपूर्ण और अंतिम सवाल को लेकर। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ये भी सवाल मैं आपको कई बार नोट करा चुका हूँ। इसका संबंध दोस्तों कहाँ से है? तो आप कहेंगे असम से है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। केरल का दोस्तों कौन सा? कथकली और मोहिनीअट्टम। तमिलनाडु का कौन सा? भरतनाट्यम। इनको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कैसे लगे आज के सवाल? इसका जवाब कमेंट कर आप बताएंगे। अगर दोस्तों क्लास पसंद आई हो, सवाल अच्छे लगे हो, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये जरूर बताएं कि आपने 25 सवालों में से कितने ऐसे सवाल थे जो दोस्तों आपको आते थे। अपना स्कोर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए है तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक देके रखा हुआ है टेलीग्राम का, वहां पर जाकर उसको क्लिक कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहां पर दोस्तों आपको सारी क्लासेस की PDF आपको वहां पर प्रोवाइड की जा रही हैं। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे YouTube चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।